हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं रियल्स नंबर और आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग एक थ्योरम को देखेंगे। कह रहा है कि इफ a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ a और b क्या है? ये दो पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ कह रहा है कि सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देन एवरी कॉमन डिवीजर ऑफ a एंड b, a और b का जो कॉमन डिवीजर होगा is a common divisor of B and R and vice versa। यानी कहने का मतलब इसका इनवर्स भी, इसका उल्टा भी ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर A और B आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और सच दैट A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया हो, देन A और B का जो कॉमन डिवीजर होगा वह B और R का भी कॉमन डिवीजर होगा। और इसका उल्टा भी अगर हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि B और R का जो कॉमन डिवीजर है वो A और B का भी कॉमन डिवीजर होगा अगर A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया हो तब। समझ गए ना? वाइस वर्सा का मतलब यही होता है कि इसका जो आपके पास स्टेटमेंट दिया है उसका इनवर्स भी, उसका उल्टा भी हमें यहाँ प्रूव करना होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। अच्छा, प्रूफ देखने से पहले हम लोग ओरली इसको समझ लेते हैं। मैं मान लो दो पॉजिटिव इंटीजर, जैसे मैं एक कहता हूं कि एक पॉजिटिव इंटीजर 18 है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर जो है मैंने यहाँ 12 ले लिया। ठीक है, ये दो पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर आप 12 द्वारा 18 में डिवाइड करोगे तो ये आप डिविजन लेके इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा जी? 1 बार में 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिमाइंडर यहाँ 6 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं नहीं, 18 इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस 6। तो अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, इसी थ्योरम को यहाँ पर हम लोग समझते हैं। अगर मैं कहूँ 18 और 12 का कॉमन डिवीजर, तो कॉमन डिवीजर इनका 6 है। देखो, ये भी 6 से डिवाइड होगा, ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? इन दोनों का कॉमन डिवीजर क्या है? 6 है। हम लोग क्या देख रहे हैं? 18 और 12 का कॉमन डिवीजर क्या है आपका? 6 है। यानी A और B, अगर इसे देखा जाए A और B, तो इनका कॉमन डिवीजर हम लोग क्या देख रहे हैं? 6 देख रहे हैं। उसी तरह से यहाँ B और R की बात करेंगे, रिमाइंडर की बात करेंगे और यहाँ पर डिवीजर की बात करेंगे। तो इन दोनों का कॉमन डिवीजर देखो, तो इन दोनों का भी कॉमन डिवीजर क्या होगा? 6 ही ना दिख रहा है। 12 और 6 का कॉमन डिवीजर 6। तो वही यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर, ये आपके पास अगर a और b पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जैसे यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, देन एवरी कॉमन डिवीजर ऑफ a एंड b इज द कॉमन डिवीजर ऑफ b एंड r। और इसका उल्टा भी प्रूफ करना होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, यानी इसका उल्टा भी ट्रू होगा। यानी अगर आप यहाँ से देखो एग्जांपल से, अगर मैं कहूँ कि 12 और 6 का कॉमन डिवीजर 6 है, तो यहाँ पर 18 और 12 का भी कॉमन डिवीजर क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। इसका उल्टा, स्टेटमेंट का उल्टा हम लोग देख रहे हैं, तो ये भी ट्रू हो रहा है। तो हम लोग दोनों को एक एक करके प्रूव करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी का कोई कॉमन डिवीजर, तो मैं यहाँ पे ऐसे मान लेता हूँ कि लेट सी बी अ कॉमन डिवीजर, कॉमन डिवीजर डिवीजर ऑफ ए एंड बी। ए और बी क्या है? आपके पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, सी क्या है? ए और बी का कॉमन डिवीजर है। देन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, अगर सी जो है ए एंड बी का कॉमन डिवीजर है, यानी कि सी से अगर हम लोग ए में डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल होगा, वो डिविजिबल होगा ना, क्योंकि ये C जो है एक डिवीजर है A का, तो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर रहा होगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ हम लोग अगर A में C से डिवाइड करें, इसे डिवीजर लेके इसमें डिवाइड करें, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं इसका क्वोशंट जो है Q1 आ जाता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, क्योंकि पूरी तरह से डिविजिबल है। इसका मतलब ये ना है कि A इज डिविजिबल बाई C, है ना? या हम ऐसे कह सकते हैं कि C डिवाइड्स A, जो कि C क्या है? एक डिवीजर है A का, तो हम लोग इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके हिसाब से क्या ले देंगे? A इक्वल टू में CQ1 और प्लस रिमाइंडर 0, तो जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, यह Q1 क्या होगा? तो Q1 यहाँ पर कोई इंटीजर हो सकता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर सम इंटीजर
सम इंटीजर q1, यहाँ पे सम इंटीजर q1 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ देख रहे हैं कि c b का भी डिवीजर है, तो अगर मैं लिखता हूँ कि c डिवाइड्स b, तो अगर इसी तरह से मैं देखूँ, ये रफ वर्क के लिए है, इसी तरह से देखूँ मैं यहाँ पे b ले लेता हूँ और यहाँ पे c ले लेता हूँ, तो इसमें डिवाइड करके मैं मान लेता हूँ कि q2 आता है इसका डिवीजर, सॉरी क्यूसेंट, और रिमाइंडर क्या आएगा 0, क्योंकि इससे डिविजिबल है ना। C डिवाइड्स करता है B को, इसका मतलब इसका क्यूसेंट हम लोग Q2 ले लेते हैं और रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा B इक्वल टू में C Q2 और प्लस रिमाइंडर 0, तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर सम इंटीजर Q2, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर लिखता हूं मैं नाउ, हमारे पास क्या है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये दिया हुआ है, ये हमारे पास गिवन है। चलिए, तो यहाँ से r इक्वल टू में क्या हो जाएगा a माइनस का बी क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर r इक्वल टू a के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो a के जगह पे हम ये लिख सकते हैं CQ1 और माइनस यहाँ b के जगह पर क्या कर देते हैं CQ2 और इनटू में यहाँ पे q होगा, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा आपका c, ठीक है, c कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा Q1 माइनस का Q2Q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात को समझिए, हम लोग क्या देख रहे हैं कि r में जब c से डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है Q1 माइनस Q2 इंटू Q, तो ये सब तो इंटीजर्स ही है ना जी। हम लोग देख रहे हैं कि r में डिवाइड करने पे c से, r में जब c से डिवाइड करते हैं तो हमें इंटीजर मिल रहा है, इसका मतलब कि r जो है c से डिविजिबल है ना, इसका मतलब ये ना है जी कि r जो है c से डिविजिबल है। देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं, कि c डिवाइड्स r, इसका मतलब ये ना हुआ r जो है c से डिविजिबल है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि r में जब c से डिवाइड किया जा रहा है तो हमें ये इंटीजर मिल रहा है। तो इंटीजर कब मिलता है, जब पूरी तरह से डिविजिबल होता है तभी ना। अच्छा, अब इसके बाद देखो, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ r जो है c से डिविजिबल है, या ऐसे कहें कि c डिवाइड्स r, है ना, और एंड हमारे पास एक चीज ऊपर गिवन था, ऊपर हमने लिखा था ना कि c आपका कॉमन डिवीजर है a एंड b का, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि c डिवाइड्स b, ये हमारे पास गिवन है, c डिवाइड्स b हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, इसका मतलब यही ना हुआ, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि b और r का एक कॉमन डिवीजर c हो रहा है, इसका मतलब यही ना हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं कि c इज अ कॉमन डिवीजर ऑफ b एंड r, ठीक है। तो यही ना हमें प्रूव करना था, तो हमने दिखा दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस ए कॉमन डिवीजर ऑफ a एंड b इज अ कॉमन डिवीजर ऑफ b एंड r, और मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया था इसे। चलिए अब हम लोग इसका रिवर्स वाला प्रोसेस प्रूव करके करते हैं, इसका उल्टा जो है वो प्रूव करके हम लोग मान लेंगे कि b और r का कोई कॉमन डिवीजर है, तो वह a और b का भी कॉमन डिवीजर होगा। तो हमें कन्वर्जली दिखाना है उसका उल्टा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हम लोग उसके कन्वर्जली की बात करेंगे, कन्वर्जली। चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, लेट कोई अदर इंटीजर ले लेते हैं d be a common divisor of b and r, then इसका मतलब कि d डिवाइड्स आपके b को डिवाइड्स करेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इम्प्लाइज बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका b इक्वल टू में, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, d मैं यहाँ पे ले लेता हूँ r1, यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर सम इंटीजर
R1। ठीक है, चलिए अब इसका थोड़ा यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ मीनिंग यह होगा कि हम लोग यहाँ B में जब D से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो क्वोशंट है R1 आ रहा है और रिमाइंडर 0 हो रहा है, तभी ना वो यहाँ देख रहे हैं कि B डिविजिबल है D से, तो डिविजिबल है यानी कि यहाँ रिमाइंडर 0 होगा और हम लोग यहाँ पे क्वोशंट R1 ले लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि D आपका डिविजर है R का भी, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि D डिवाइड्स R, इसका मतलब यानी इम्प्लाइज भाई हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, यहाँ लिख सकते हैं कि R जो होगा इक्वल हो जाएगा DR2 के। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग R में जब D से डिवाइड करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्वोशंट जो है R2 ले लेते हैं और रिमाइंडर 0 ले लेते हैं, क्योंकि ये D डिवाइड कर देता है R को, तो इसका मतलब कि रिमाइंडर 0 ना होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R इक्वल टू में D इंटू R2 और प्लस रिमाइंडर 0 जोड़ने की जरूरत नहीं है, फॉर सम इंटीजर R2। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या दिखाना है, तो हमें दिखाना है कि D जो है ये कॉमन डिवीजर है A एंड B का भी, हमें यही ना प्रूव करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि we will now prove that D is a common divisor of A एंड B, हमें ये दिखाना है। ठीक है, अच्छा हमारे पास गिवन में दिया हुआ ऊपर है ना A इक्वल टू बी क्यू प्लस R, ये तो गिवन है ना हमारे पास। अब देखिए हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, B और R का वैल्यू रखते हैं, तो A इक्वल टू B की जगह पे आ जाएगा DR1 और यहाँ Q है तो Q ऐसे ही रहने दो, और यहाँ R की जगह पे आ जाएगा DR2। तो इन दोनों में से D कॉमन है, तो यहाँ पे D कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, R1Q प्लस में R2, यही ना बचेगा। अब आप सोचो यहाँ पे अगर हम लोग A में D से डिवाइड करते हैं तो ये क्या है, आपके इंटीजर है, तो A में जब D से डिवाइड करने पे इंटीजर मिल रहा है तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि जो D होगा ये डिवाइड्स करेगा A को। ठीक है, A इज डिविजिबल बाई D हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि A में जब D से डिवाइड किया जा रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है, तब तो पूरी तरह से डिविजिबल है तभी ना। अच्छा अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि D डिवाइड्स A हो रहा है, एंड हमारे पास ऊपर हमने लिया था, माना था ना कि D B को B डिवाइड्स करता है, ये हमने गिवन में ऊपर लिखा था D डिवाइड्स B, ये हमने गिवन में ऊपर दिखाया था ना जी, ये हम लोग ऊपर दिखा चुके हैं, अभी माना था ना लेट करके सपोज किया था। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं देख नहीं लिया कि D जो है कॉमन डिवीजर है A एंड B का, है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस D इज अ कॉमन डिवीजर ऑफ A एंड B। तो हमने उसका कन्वर्ज भी दिखा दिया, समझ गए, तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया, समझ गए, ये थ्योरम आपका कंप्लीट हो गया। तो अभी जो हमने थ्योरम प्रूव किया है उसी का यूज कर हम लोग एक एल्गोरिथम को समझेंगे। अब ये एल्गोरिथम होता क्या है, एल्गोरिथम एक्चुअल में वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। एल्गोरिथम क्या होते हैं, आपके कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जिसे हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो एल्गोरिथम वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जिनका यूज हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। तो यह भी आपका एक, ये जो देख रहे हैं ये एल्गोरिथम है, तो इसका ये कुछ स्टेप्स होंगे जिनका यूज हम लोग HCF को फाइंड करने के लिए करते हैं। दो नंबर्स के HCF को फाइंड करने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे टू फाइंड, इसका यूज क्या करते हैं, टू फाइंड द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ऑफ, टू फाइंड द HCF ऑफ HCF ऑफ टू, क्या कह सकते हैं, टू नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर। दो नेचुरल नंबर के HCF को फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं यूज किसका, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। तो चलिए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, उसमें कैसे स्टेप्स होते हैं और उनका यूज हम लोग कैसे HCF फाइंड करने के लिए करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट A and B आर टू पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं या नेचुरल नंबर भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, एक ही बात होगी ना, पॉजिटिव इंटीजर कहो या नेचुरल नंबर कहो। टू पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर्स such that A is greater than B। A और B आपके दो पॉजिटिव इंटीजर हैं बट A क्या है, ग्रेटर है B से। तो हमें क्या करना होगा, तो स्टेप पहला क्या होगा हमारा, स्टेप पहले में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा उसका अप्लाई करेंगे, उसका यूज करेंगे। तो लिखेंगे अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन। अभी आप इसको समझ लो, अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना तो अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। डिवीजन लेमा टू A एंड B, किसमें, ये जो A एंड B जो हमने दो पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं उसी में हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि दो होल नंबर हमें मिलेंगे, है ना, ठीक है, एंड ऑब्टेन होल नंबर्स, है ना, या फिर नॉन निगेटिव इंटीजर भी कह सकते थे। होल नंबर्स हम लोग ले लेते हैं, मान लो Q एंड R, सच दैट क्या हो जाएगा, A इक्वल टू BQ प्लस R, और यहाँ पे R क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल होगा बट लेस देन होगा B, ये तो हमें पता है। अब देखिए हमारा स्टेप 2 क्या होगा, अगर यहां पर ये अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का, और अगर A इक्वल टू BQ प्लस R करने में यहाँ पे ये जो रिमाइंडर है R जो है 0 के इक्वल हो जाए, इफ R इक्वल टू 0 हो जाए तो यहाँ जो B होगा, जो आपका डिवीजर जो होगा वही आपका HCF हो जाएगा। B इज द HCF ऑफ A एंड B। अब ये भी तो सकता है कि ये 0 नहीं है ना, ये 0 नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे स्टेप 3 में कि आपका लिख सकते हैं कि इफ R नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, R जो 0 के इक्वल नहीं हुआ, तो हम 1 सेकेंड क्या करेंगे कि अब इस B और R को लेकर फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा का अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू किसमें, तो B एंड R, टू B एंड R एंड ऑब्टेन टू होल नंबर्स, क्या ले लेते हैं, टू होल नंबर्स C एंड R1 कर देते हैं, C एंड R1 कर देते हैं, ठीक है। सच दैट क्या हो जाएगा यहां से, तो फिर से हमारा हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, B इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका RC, देख लो आप B एंड R के लिए जब अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को, तो हमें यहाँ हमने लिया है कि ये आपका क्वेश्चन जो है C आ रहा है और रिमाइंडर जो है R1 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा B इक्वल टू में RC और प्लस में R1, ठीक है। और ये जो R1 होगा यह 0 से ग्रेटर या 0 के बराबर होगा, ठीक है, बट लेस देन किससे हो जाएगा, इस R से, इस डिवीजर से, ठीक है। अब अगर यहां भी नहीं आया,
यहाँ पे अगर मान लो यहाँ R1 0 हो गया तो आपका HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका HCF ये हो जाएगा, ये जो डिवीजर होगा यह इसका HCF हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अगले स्टेप में कि स्टेप आपका फोर्थ में कि इफ R, यहाँ पर R1 जो है यही ना है रिमाइंडर, R1 0 के इक्वल हो जाए तो हमारा जो R जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो इसका डिवीजर जो देख रहे हैं, यही आपका HCF हो जाएगा। इसके लिए आपका डिवीजर है तो यहाँ पे R क्या लिखेंगे, R इज द HCF ऑफ A एंड B। ठीक है, अगर यहाँ पे ये 0 नहीं हो, स्टेप 5 में अगर मान लीजिए कि ये R1 0 ना हो, ये अब की बार ये फिर 0 नहीं आया, R1 जो है यहाँ 0 नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे, तो फिर लिखेंगे देन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू, किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो इसमें से हम लोग किसको लेंगे, R को एंड R1 को, R एंड R1, इसका जो डिवीजर था और जो रिमाइंडर था उसको लेकर R एंड R1। और ये कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर 0, यही स्टेप दोहराते रहेंगे जो हम लोग कर रहे हैं। अगर यहाँ पे फिर इसको ये अप्लाई किए और फिर से अगर ये अप्लाई करेंगे फिर से, और अप्लाई करने पर फिर से हमारा जो रिमाइंडर है 0 नहीं आ रहा है, तो फिर वही अप्लाई करते रहेंगे इसी तरह से डिवीजर और रिमाइंडर को लेकर। और ये अब प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं आए। लिख सकते हैं नोट में, यहाँ पे नोट में कि इफ द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर आपका 0 हो जाए, देन द डिवीजर is the HCF of given two numbers। मतलब कि जिस स्टेज में आ जाएगा आपका रिमाइंडर 0, उसी स्टेज में आपका जो डिवीजर होगा वही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो डिवीजर किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, देन द डिवीजर at that stage, जब हम लोग रिमाइंडर 0 मिलेगा उसी स्टेज का जो आपका डिवीजर होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और यह प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते रहेंगे जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है। तो समझ में आ गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन 1-2 बना के देख लेते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लो हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर, एक 120 है और दूसरा 720 है। तो मैं देख रहा हूं कि 720 इज ग्रेटर देन 120, तो यहाँ पे ए आपका 720 हो जाएगा और बी आपका 120 हो जाएगा। आप जानते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा जानते हैं। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ r जो होगा लेस देन और इक्वल टू होगा 0, बट सॉरी 0 से ग्रेटर होगा, 0 के इक्वल होगा बट लेस देन होगा b, यही ना हम लोग जानते हैं। चलिए तो हम लोग अप्लाई करते हैं इसी को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 720, ये आपका स्टेप फर्स्ट होगा 720। आप डिवाइड करके देखो 120 द्वारा 720 में, तो 6 टाइम्स में 720 आ जाएगा। ठीक है, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि मैं लिख सकता हूँ 720 इक्वल टू 120 इंटू 6 प्लस 0, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहीं पे हमारा HCF निकल के आ गया, ये जो डिवीजर है 120। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ऐसे ले लेता हूँ, कोई दो अदर पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ, मैं मान लो लेता हूँ 210 एंड 55, इसको बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 210 जो है ग्रेटर है 55 से, तो a इक्वल टू में 210 और b इक्वल टू में आपका 55 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो भाई यूक्लिड्स
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम लोग जानते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर जो होगा 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल बट लेस देन होगा बी। ये ना हम लोग जानते हैं। चलिए अब हम लोग इसका यूज यहाँ करते हैं। तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट देखो, स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे, इधर 210 और इधर में 55। डिवाइड करके देखते हैं रफ में, इधर 210 और इधर 55 क्या हो जाएगा। चलिए तो 3 बार में ले जाएंगे, कितना आ जाएगा आपका 165। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, यहाँ पे आ गया 10 में से आपका 6 या 4 45, यानी कि 55 इंटू 3 प्लस 45। देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, 45 0 के इक्वल नहीं है, 45 0 के इक्वल नहीं है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, तो अगला स्टेप लेंगे, स्टेप सेकेंड, और यहाँ पर इधर लिखेंगे 55 और इधर लिखेंगे 45। फिर से डिवाइड करते हैं 45 द्वारा 55 में, 1 टाइम्स में 45, यहाँ पे बचेगा आपका 10। तो इंटू में 1 और प्लस में हो जाएगा 10, यही ना होगा। 55 इक्वल टू 45 इंटू 1 और प्लस में होगा 10। फिर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता, फिर अगला स्टेप लेंगे और स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, तो इधर लिखेंगे 45, देख रहे हो, और इधर लिख देंगे 10। अब फिर ले जाएंगे यहाँ डिवाइड करके, देखो ऊपर में यहीं पे कर देता हूँ, 40 में 10 से, 45 है ना, 45 में 10 से 4 बार में 40, आपका 5 रिमाइंडर पर जाएगा। तो यहाँ इंटू में 4 और प्लस में 5 आ जाएगा। देख लो 45 इक्वल टू 10 इंटू 4 और प्लस में 5। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो वंस अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप 4 लेंगे और फिर इधर लिखेंगे 10 और इधर लिखेंगे 5, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उसी स्टेज में जो आपका डिवीजर जो होगा वही HCF हो जाएगा। तो HCF आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ गए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग बात करेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।